There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Now, you all have heard of brave war journalists who go to the scene of action, put their lives in jeopardy, and report from behind the enemy lines. In India, there's plenty of war and there's plenty of talk of war. But journalism के नाम पे हमें सिर्फ इंडिया टीवी मिलता है. इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने सीधे एलओसी पर जाकर करंट सिचुएशन की पूरी ग्राउंड रियलिटी पता की है. इंडिया टीवी करे और जी और आज तक पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको लेकर चलते हैं एलओसी, जहां जी न्यूज संवाददाता राजू केरनी ने खतरे के बीच भारतीय सुरक्षा बलों की तैयारी पर रिपोर्टिंग की. अब आप जो बॉर्डर रिपोर्ट देखेंगे वो सबसे अलग है. लेट द ड्रामा, लेट द एक्शन बिगिन. क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ बड़ा होने वाला है? इससे सीजफायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है और तब से काफी हद तक शांति बनी रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर. इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की 505 यूएवी ब्रिगेड में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें ब्रिगेडियर इरफान, उसके अलावा लश्कर और जैश के आतंकी प्लान कर रहे थे कि यूएवी के जरिए भारतीय फॉरवर्ड लोकेशंस को निशाना बनाया जा सके. इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल पार्टी है जो कि एक ड्रिल कर रही है, ताकि कहीं से भी अगर पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करता है या फिर अगर यूएवी के जरिए बॉम्ब ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है तो उसे पूरी तरह से नाकामयाब किया जा सके. तो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, यहाँ पे दुश्मन किसी समय भी जो है गोली बारी कर सकता है, हल्का देखते हुए. इसलिए हम लोग यहाँ पे इन ट्रेंचेस में से गुजर रहे हैं, ताकि क्योंकि दुश्मन जो है हमारे इस तरफ जो है वो दुश्मन है, 200 मीटर की दूरी पे दुश्मन वहाँ पे बैठा है. वो भी हमारी जो है हरकतों को जो है वॉच कर रहा होगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं. हरकतें पाकिस्तान क्या, पूरा इंडिया देख रहा है जी न्यूज. डियर इंडिया टीवी, जी and Aaj Tak. Going to the border and getting us a report on soldiers is not a bad idea, but did you really have to make them do these mock drills for your camera while pretending that you're part of some really dangerous army operation? But इन जनाब की क्या गलती है जब बॉस ही रजत शर्मा जैसा हो. गोदोलिया इलाके में 2 व्हीलर्स के लिए एक नई पार्किंग बनकर तैयार है. ये मल्टी लेवल पार्किंग है. 15 जुलाई को नरेंद्र मोदी इस मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन करेंगे. रजत जी, आप थकते क्यों नहीं? आप थकते नहीं? मतलब मोदी जी वाराणसी में एक पार्किंग लॉट का उद्घाटन करेंगे, ये आपकी प्राइम टाइम न्यूज़ है. समटाइम्स आई वंडर हाउ बैड इट इज़ फॉर यू गाइज आउट देयर डियर टीवी न्यूज़ व्यूअर्स. हमारा तो काम ही है, तो हमें तो देखना ही पड़ता है. लेकिन जो लोग न्यूज़ के लिए, असली न्यूज़ के लिए टीवी न्यूज़ देखते हैं, उनका सोच के बहुत बुरा लगता है. There's literally no news for you guys out there if you're watching some of our major news channels. All you have is रजत जी जैसे एंकर्स एंड रिपोर्टर्स जो हमें सारा दिन पीएम का टाइम टेबल देते रहते हैं. आज मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. मोदी ने प्लेयर्स और उनके परिवार वालों से बात की और उनकी बातें सुनी. आज हम आपको पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की पल पल की खबर दिखाएंगे. नरेंद्र मोदी ने आज से मिशन यूपी की शुरुआत कर दी. आपने देखा कैसे मोदी ने चुनाव का टोन सेट किया. जो देखिए रिबन काटने जा रहे हैं. आज मोदी ने कहा कि योगी ने जिस परफेक्शन के साथ कोरोना को काबू में किया वो दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण है. हर हर महादेव. मोदी दिन में क्या क्या नहीं करते, उस सब से थक गए तो देयर इज ऑलवेज योगी जी. एक कानपुर से किसी ने सवाल पूछा आपके लिए, मेरा पीसीआर मुझे बता रहा है. सवाल उन्होंने पूछा आपसे कि योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं. मेरा पीसीआर भी मुझे कुछ बता रहा है. एक अमीश जी के लिए क्वेश्चन आया है. हाँ, क्या है क्वेश्चन? हाँ अमीश जी, आप जर्नलिज्म भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत या बस चाट के एंकर बन गए? इस इंटरव्यू का सबसे बेस्ट पार्ट था ये. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कोरोना के दौरान दिल्ली में क्या हो गया था? अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता, फ्री बिजली पर जनता नहीं, मैं वही आ रहा हूं पहले. जी मैं उस पे आ रहा हूं. अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता तो दिल्ली के अंदर तो लोगों को तड़प तड़प करके मरने के लिए छोड़ देते. अगर दिल्ली एनसीआर में यूपी नहीं होता तो दिल्ली के लोग तड़प तड़प के मर जाते, क्योंकि यूपी में तो लोग ऑक्सीजन की ओवरडोज से मर रहे थे, राइट? अमीश के सामने बैठ के कोई भी सत्ताधारी नेता कुछ भी पेल देता है, कोई मर्यादा रखने की जरूरत नहीं है. This is what was happening at the peak of the second wave in UP.
देख लीजिए मेरठ के हालात। जो सुपर पावर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, काहे के सुपर पावर हो आप? क्या बता रहे हो? कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर नहीं है, तुम साले एक नंबर के, मुझे मिल जा बस। अब क्या कहूं मैं आपसे भाई साहब? People like Amish and channels like News 18 will never show you this. Nor will they question Yogi because their channel literally owes Yogi their existence thanks to all the ad money they make from his government. In fact, not just Amish, Yogi was on Times Now and Republic. These interviews had next to no counter questions and had very little to do with journalism. The main aim there was PR and to give Yogi a free run to publicize himself. I mean, just look at the sort of stuff that he was allowed to get away with. 4.25 वर्ष हो चुके हैं हमारी सरकार को, एक भी दंगा नहीं हुआ है। यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ अंडर योगी जी। कासगंज, बुलंदशहर जैसे छोटे मोटे शहरों में तो बस छोटी मोटी बातें हो गई थी। Official records say that Uttar Pradesh recorded about 5,000 cases of riots in 2019, 8,000 cases in 2018 and about 8,000 cases in 2017 respectively. These are the exact figures. लेकिन यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी जी ने कह दिया और अमीश जी ने मान लिया। एक और कमेंट आ रहा था पीसीआर से, अमीश जी हमारे दर्शक आपको बोलना चाहते हैं कि जर्नलिज्म की थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। So, as all these interviews prove, यूपी में all is well. पंचायत पोल्स में वायलेंस वो तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में होता है, यूपी में तो राम राज्य है। कोरोना में ऑक्सीजन का कोई शॉर्टफॉल नहीं हुआ था यूपी में। वो डेड बॉडीज जो आप लोगों को दिखी थी वो बस हमारी परंपरा थी। राम मंदिर लैंड कंट्रोवर्सी, व्हाट कंट्रोवर्सी, वो तो बस मिथ्या थी। कृपया कोई काउंटर क्वेश्चन ना पूछें, योगी जी के एजेंडा को कोई ठोस चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे जाके एड्स जो कमाने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सचेंज फॉर मीडिया रिपोर्ट, Uttar Pradesh government's expenditure on advertisements will rise by 50% in the run-up to the elections. The Exchange for Media report also says that UP government ads in March over January 2021 saw a growth of 41% on television. I'm sure you're already noticing this growth on your TV channels. Aaj Tak, News 18, Republic, you name it, Yogi's beaming faces on it. नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। सबके साथ खड़ी है सरकार। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की करोड़ों महिलाओं को चूल्हों से आजादी दिलाने का कार्य किया है। उनसे महिलाओं का जीवन उज्जवल हुआ है। प्रदेश में ऐसी विकास की रीति चल रही है जिससे सबकी जीत हुई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। तो भाई, need I say more? When advertisers will pay, advertisers will be served. But when the public pays, public is served. Which is why on newslaundry.com we have reported extensively on UP's COVID second wave. We broke story after story on the Ayodhya land deals. On the conversion row, we have a detailed video report. No masala, no Hindu-Muslim, just the facts as we know now. Before he converted, Manan's name was Manu Yadav. Manan's mother Anita last saw her son in the first week of June. 22-year-old Manan is deaf and non-verbal. On 17 Feb 2021, Manan showed his parents a conversion certificate and told them he had embraced Islam. The certificate had been issued by Umar Gautam's organization IDC and was signed by Qazi Jahangir Kasmi. So, if you like what we do, don't forget to subscribe to newslaundry.com and power our reporting and our धुलाई of the media. नहीं तो आपको अमीश और योगी की दोस्ती मुबारक। वैक्सीनेशन का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आप लोग नंबर 1 पे हैं उसमें। तो देखिए, वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है, टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 पर है। वाह वाह, योगी को अपनी प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं है, अमीश है ना। Now, it's correct that in absolute numbers, UP has administered maximum vaccines. But that's only half of the story. Another half of the story is to consider how much of UP's population is completely vaccinated.
As of July 15th, only 2.7% of UP is fully vaccinated. This is way less than states like Delhi, Goa, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Kerala and Maharashtra. खैर, योगी हो गया, मोदी हो गया, और क्या बचा है टीवी न्यूज़ के घिसे पिटे फॉर्मूला में? How can I forget हिंदू मुस्लिम जी न्यूज़ की पुरानी आदत। कुदरत बहाना है, क्या मकसद मुस्लिम आबादी बढ़ाना? योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक और बॉम्ब डिफ्यूज करने की तैयारी की है, वो है आबादी बॉम्ब। सियासत मेहरबान तो जनसंख्या नीति हिंदू मुसलमान। यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। आज भारत में सबसे बड़ी संख्या जो विस्फोटक के रूप में है। भारत के 40% मुसलमान बीफ खाते हैं। 34% मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो 61% हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिरों के आसपास बीफ पर लगने वाले कानूनी प्रतिबंध से सहमत नहीं हो सकते। We always speak of the sensitivities of the minority group. For the first time, you have a leader who is openly saying, but I am bothered about the sensitivity of the majority community. क्यों कुछ लोग मंदिरों के पास, क्यों कुछ लोग गुरुद्वारों के पास, क्यों कुछ लोग जैन समुदाय के जो प्रार्थना स्थल हैं उनके पास जानबूझकर अगर हैं कई जगह तो ये किया जा रहा है। If they feel there is an insult to their religion, they do a Charlie Hebdo, and recently your channel covered it. When they feel there is an insult to their religion in UP, they do Sar Tante Juda rally. Why can't Hindus have a law which respects their religion and their religious beliefs? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी, जबकि हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई। ये कैसे कैसे बकलोल आ जाते हैं राष्ट्रीय चैनल पे, रिपब्लिक भारत पे कैसे कैसे बकलोल आ गए हैं। The big debate of the week was UP's draft population bill, and the criteria for being part of these debates is that you should not have read the bill at all. 3 बच्चों का अगर कानून बन जाएगा तो देश कभी बूढ़ा नहीं होगा, देश हमेशा जवान रहेगा। जनसंख्या विस्फोट होते रहना चाहिए, जो मौजूदा हालात है वो चलते रहे। डेवलपमेंट क्या है? दूसरों के रहमो करम पर है, तेल निकल लिया है, दूसरों के रहमो करम पर तो वो लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं सर, हमारे पाती जिन्हें हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं सर, दूसरों के रहमो करम पर। नहीं मैं जानता हूँ कि आबादी बहुत ज्यादा हो गई है देश की, लेकिन उसको इतना ना करें कि देश बूढ़ा हो जाए, 3 का बना दें और इसको पॉलिटिसाइज करके या किसी एक धर्म विशेष के ऊपर इसका इल्जाम ना डाल के वोट को पोलराइज ना करें। तो आप लेकर आ रहे हैं इसमें सर, आपने ये कहा इससे हिंदुओं को नुकसान होगा। हम तो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं सर, हिंदू मुस्लिम तो आपने किया इसमें। हेलो। Unsurprisingly, as UP elections approach, the past month on TV news has been very toxic. It's been so toxic even for the TV nuisance team to watch that I shudder to think what effect such programming has on regular TV news viewers. Many of you are still under the misconception that studios and panels and indeed newsrooms are occupied by decent, reasonable people who bring you news in public interest. Well, most of them are not doing that. In fact, their main agenda is to constantly poison your mind using the easiest formula in the playbook of an authoritarian. The idea here is to build a savior image for the authoritarian at the cost of demonizing a community or a group. This is where the likes of Z News and all fit in with their caricatured panelists and tired tropes of Muslims ऐसे होते हैं, Muslims वैसे होते हैं, एक समुदाय के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। धार्मिक आजादी का अधिकार है, ये हमारे देश में सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक ही सीमित है। 80% आबादी को यह अधिकार नहीं है और 20% आबादी को यह पूरा अधिकार है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को कोई आहत ना करे, और उनकी धार्मिक भावना हर बात से आहत होती है। आप बीफ पर बैन लगाइए, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। जनसंख्या को रोकने की बात कीजिए, उनकी धार्मिक भावनाएं और आजादी आहत हो जाती है। Now, on to the UP's population bill. It is not as sweet as just हम दो हमारे दो, या 2 बच्चे होंगे तो कितने बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे। There is one point that none of the usual suspects mentioned. The bill clearly says that benefits will be given to a married couple who undergo voluntary sterilization. So, if you have only 2 kids but don't get sterilized, you can't get any benefits. If you're a civil servant and have 2 kids and get sterilized, you'll get benefits. If you're a civil servant and have 1 kid and then get sterilized, you'll get benefits. If you're aam aadmi or aurat and get sterilization after 1 or 2 children, you'll get some of these benefits.
But the important point is that you will have to undergo sterilization if you want benefits. It's not just enough to do family planning and restrict your family to hum do hamare do. Meanwhile, if this bill becomes a law, then those who have more than 2 children will be debarred from government schemes, government jobs. They will be barred from contesting elections or even receiving any government subsidy. पर इस सब की क्या ज़रूरत थी? The overall fertility rate of UP has been declining. Unless the real aim was actually हिंदू खतरे में है. और उस जनसंख्या के असंतुलन में मेवात जैसा क्षेत्र तैयार हुआ, कैराना जैसा क्षेत्र तैयार हुआ, और ऐसे देश में कई मेवात और कैराना तैयार हुए. ये उन लोगों को जस्टिफाई कर रहे हैं मुस्लिम समाज को जिनके 7-7, 8-8 बच्चे हैं. Yeah, right. 83% of couples in India who have more than 2 children are Hindus. A very obvious figure. Meanwhile, सबसे मजे की बात ये है कि 50% of BJP MLAs in Uttar Pradesh have more than 2 children. Now, of course, family planning is an important goal to achieve. But family planning is different from coercive population control methods that can result in gender imbalance, marginalization of the already marginalized communities, and of course, forced abortion and sterilizations. All these points are very important things to discuss because the draft bill is now open to suggestions right now. So you can write in on this address with your suggestions. Lekin, suggestions from Aam Aadmis and Aam Aurats can only come after an informed discussion and debate. Something we just can't expect from Godi types, who just want you to blindly clap at every little step BJP and its leaders take. So, ladies and gentlemen, the legitimate question on the News Hour tonight is just one. At a time when we know our population is getting out of hand, is the opposition selectively reading the Abadi bill? That's the question and the debate. Yogi Chhota Parivar Perk. That's the debate, and the debate on the other side. In the midst of all this, one Congress visionary, Chhattisgarh CM, said this. यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती. लेकिन उस समय तमाम विपक्ष के लोग उसको मुद्दा बनाया और 77 के चुनाव परिणाम चुनाव के समय ये प्रमुख मुद्दा था नसबंदी, और उसके कारण से जो जनसंख्या नियंत्रण है करने में वो कार्यक्रम पूरा प्रभावित हुआ था. बीजेपी के लिए कितना बड़ा धर्म संकट है. These guys hate the emergency. Since the time BJP came to power in 2014, every year they tell us how bad it was. And the emergency was pretty bad. In fact, the emergency saw some of the worst violations of human rights in India. But you know what was the most hideous and grotesque aspect of the emergency? It was forced sterilizations of poor Indians, especially Muslims. A master stroke thought of by this Gandhi. Now, in 2021, Yogi is trying to outdo this Gandhi through a law. तभी बेचारे बाघेल जी बोल रहे हैं, क्यों इमरजेंसी को गाली देते रहते हो यार? अगर इमरजेंसी के टाइम ही मुसलमानों को कंट्रोल कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना होता, तभी सपोर्ट कर देते. All this context and the fine print of the bill was not found on prime time. But as we all know, informed discussions on prime time is like science and Baba Ramdev. इनका कोई मेल नहीं. For a real breakdown of the bill, watch News Laundry's Explainer by Ashwin, which will be up by next week. हिंदी में होगा तो प्लीज़ शेयर करना. ये शो भी शेयर करना, व्हाट्सएप में अपनी सारी फैमिली, अपने सारे फ्रेंड्स को देना. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, go to newslaundry.com and become a paying subscriber so that we can bring you ground reports, explainers, and keep doing dhulai in public interest. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you like this episode, please don't forget to like it. Please share it. Please comment in the comments section so that more people get to watch it. And please share this on your WhatsApp groups. It's very important that we infiltrate all WhatsApp groups. So please share this with your friends, families, and whoever you know on WhatsApp. Thank you so much.